माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, श्रीमती बसंती देवी मीणा। 368। महोदय, खंड 1 नई उदयपुर जिले के 1,82,024 बीपीएल परिवारों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजनांतर्गत खाद्य सामग्री व राशन सामग्री का प्रतिमाह वितरण किया जा रहा है। खंड 2 बिंदु संख्या 1 के अनुसार है। अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत से मंत्री महोदय को बताना चाहूँगी कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पंचायत समिति सराड़ा में 24,117 बीपीएल परिवार 2010 में राशन की खाद्य सामग्री प्राप्त कर रहे हैं। 2011 में 9,913 बीपीएल परिवार और जुड़े हैं, परंतु इनको राशन की खाद्य सामग्री नहीं मिल रही है, क्यों? नंबर 2, अध्यक्ष महोदय जी, 1997 में कुल बीपीएल चयनित थे और 2002 में एपीएल में आने चाहिए थे, वो नहीं आए गए हैं। एपीएल में ना ही बीपीएल में माने गए, क्यों? इस तरह से सलूम्बर में कुल कितने परिवार हैं जिनको ना तो एपीएल में माना गया है न बीपीएल में माना गया है? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा कि राशन सामग्री नहीं मिल रही है। मैं आपकी माध्यम से इस माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहूँगा कि हमने 1 वर्ष पहले से दिसंबर 2011 से प्रत्येक बीपीएल परिवार को, प्रत्येक स्टेट बीपीएल को, प्रत्येक अंत्योदय अन्नपूर्णा परिवार को हमने उसको कूपन उपलब्ध कराए हैं और वो कूपन के माध्यम से अपना जो भी उसका सामग्री है वो उसको बीपीएल का गेहूँ वगैरह मिलता है, चीनी उससे मिलती है। अगर किसी कोई बीपीएल को नहीं मिली हो, मान लो उसने इस महीने 2 महीने तक नहीं लिया हो, उसके भी हमने आदेश कर दिए हैं 6 महीने बाद भी अगर वो अपने कूपन लेकर आता है परिवार, उसको हम इकजाई भी 6 महीने का एक साथ दे देंगे। इसलिए इसमें कहीं भी और जो हमारा राशन डीलर है उसको उतना ही गेहूँ हम देंगे जितने कूपन का उसने वितरण किया है। इस तरह की व्यवस्था हमने की है। तो इसके बाद मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि किसी भी परिवार को गेहूँ के संबंध में, चीनी के संबंध में कोई शिकायत नहीं रहनी चाहिए और हमने पूरी कोशिश की है कि जो सरकार का लक्ष्य है वो बीपीएल परिवार तक ये सामग्री पहुँचनी चाहिए। इसलिए आपने कहा कितने परिवार हैं बीपीएल, एपीएल तो सारे ही होते हैं माननीय सदस्य, बाकी आपके सलूम्बर में बीपीएल परिवारों की संख्या है 16,560, स्टेट बीपीएल की संख्या है 10,958, अंत्योदय परिवारों की संख्या है 9,093। इन सबको नियमित रूप से खाद्य सामग्री का हम वितरण करवा रहे हैं। सीएल प्रेमी, श्री सीएल प्रेमी अनुपस्थित। सुखराम। प्रश्न संख्या 337। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1। जी हाँ, देश में खान आवंटन हेतु प्रधान खनिजों के लिए MMDR एक्ट 1957 व MCR 1960 नियम बने हुए हैं तथा अप्रधान खनिजों के लिए MMCR 1986, मार्बल पॉलिसी 2002, ग्रेनाइट पॉलिसी 2002, राजस्थान खनिज नीति 2011, मार्बल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन नियम 2002 एवं ग्रेनाइट कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट नियम 1999 बने हुए हैं, जिनकी प्रतियां क्रमशः परिशिष्ट 1 से 8 पर उपलब्ध है। खंड 2 धौलपुर जिले में प्रभावशील खनन पट्टों का विवरण परिशिष्ट 9 पर उपलब्ध है। खंड 3 धौलपुर जिले में गत 3 वर्षों में 229 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं तथा 19 खनन पट्टे स्वीकृत हुए हैं। प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण परिशिष्ट 10 ए ब से पर एवं स्वीकृत आवेदन पत्रों का विवरण परिशिष्ट 11 पर उपलब्ध है। खंड 4 धौलपुर जिले में समय समय पर निरीक्षण कर
तथा अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त होने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही कर अवैध खनन बंद करवाया गया। इसके अलावा अवैध खनिज निर्गमन के विरुद्ध भी कार्यवाही की गई। अवैध खनन की रोकथाम हेतु गत 4 वर्षों में की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 12 पर उपलब्ध है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो ये मंत्री महोदय से आपके माध्यम से ये पूछना चाहूँगा कि धौलपुर जिले में आपने एरिया बना रखे हैं कि ये विविध नामों से खनन क्षेत्र में, तो पहला तो प्रश्न ये है कि ऐसी कितने पट्टे हैं, खनन पट्टे, कि जिन फर्मों को दिए गए हैं एक ही फर्म के नाम से हम नियमानुसार कितने पट्टे जारी कर सकते हैं? एक आवेदक और एक फर्म के नाम से हम कितने पट्टे जारी कर सकते हैं? दूसरा प्रश्न ये है माननीय अध्यक्ष महोदय कि जो लोग धौलपुर के रहने वाले नहीं हैं, क्या ऐसा नियम है कि जो क्षेत्र में लोग रहते हैं जहाँ खनन पट्टे हम देते हैं उससे जो रॉयल्टी आती है उस रॉयल्टी में से नियमानुसार उस ग्राम पंचायत को, तहसील को और जिले को कितनी % वसूली रॉयल्टी में से आप विकास कार्यों के लिए रॉयल्टी प्रदान करते हैं, उसमें से कितना प्रतिशत है? दूसरा है कि विगत 3 वर्षों में विशेष करके जो पूरा खदान क्षेत्र बसड़ी विधानसभा में आता है तो कितनी राशि विगत 3 वर्षों में आपने रॉयल्टी के माध्यम से वसूली गई, ये बताएं माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 पट्टे तक हम जो है एक व्यक्ति को एक नाम से दे सकते हैं। जहाँ तक 3 वर्ष में और जो लीज सैंक्शन का मामला है, ये आपने कोई विशेष एरिया विशेष के नहीं पहुँचे। इसमें 2 तरह का है माननीय अध्यक्ष महोदय। एक तो वो खनिज हैं जो हमारी जो 2000 माननीय मंत्री महोदय, 1 मिनट माननीय मंत्री, मैं सिर्फ पत्थर खनन की बात कर रहा हूँ। मेरा जो क्षेत्र है उसमें कोई दूसरी तरह का खनन, सिर्फ पत्थर ही है, पत्थर के खनन की बात कर रहा हूँ माननीय मंत्री महोदय। पत्थर का खनन नहीं होता है माननीय उपाध्यक्ष अध्यक्ष महोदय। एक तो मेसनरी स्टोन का होता है और एक सैंड स्टोन का होता है। तो कुल जो है 17 खनन पट्टे जो है स्वीकृत हुए। इसमें 2 तरह का है माननीय अध्यक्ष महोदय। एक तो वो पट्टे हुए जो हमारी जो नई पॉलिसी आई 2011 की उससे पूर्व के हैं, और बाकी वो पट्टे हैं जो हमारी पॉलिसी के बाद के हैं। मैं दूसरा ये पूछा था माननीय मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय, कि जो रॉयल्टी वसूल करते हैं उसमें से क्या ग्राम पंचायत को संबंधित जहां खनन कर रहे हैं सरकार उससे रॉयल्टी वसूल कर रही है, तो उस पैसे का कितना % उस ग्राम पंचायत या तहसील के विकास कार्यों के उपयोग के लिए आप देते हैं? आप ये थोड़ा सा मुझे बताएं। कितना पैसा जो रॉयल्टी वसूल करते हैं आप, कितना % पैसा उन संबंधित ग्राम पंचायतों के विकास के लिए आप माननीय अध्यक्ष महोदय, 4th फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि 2% पंचायतों के माध्यम से, खासतौर से जिला परिषदों को हम देते हैं राशि, और उसके माध्यम से पंचायतों तक पहुंचेगी। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि पर्टिकुलर उस पंचायत को और वहाँ की जो राशि है उसका कोई % हम वितरित कर दें, ऐसा नहीं है। टोटल जो है उसका 2% 4th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से देते हैं, लेकिन वो जिला परिषदों को आवंटित होती है और जिला परिषद अपने स्तर पे उनका आवंटन करती है। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थिति हमारे क्षेत्र की है, 1% भी राशि नहीं मिलती। जो रॉयल्टी का पैसा वसूल हो रहा है ग्राम पंचायत में, वहाँ ब्लास्टिंग होती है तो उससे जो परेशानी आती है वो संबंधित जो आसपास के गांव वो परेशानी झेलते हैं। खनन होता है उससे जो भी सिलिकोसिस की बीमारी होती है वहाँ के जो लोग हैं वो परेशान होते हैं। फिर जो पैसा है रॉयल्टी का उसका % जो भी विकास है संबंधित ग्राम पंचायत को देना चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि ठीक है आपने जिला परिषद को दिया, तो विगत 5 वर्षों में जिला परिषद को कितना पैसा आपने दिया ये बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह की सूचना का तो इसमें कोई जिक्र नहीं था, फिर भी मैं माननीय सदस्य को उनकी पंचायत को क्या मिला है इसकी मैं जानकारी दे दूंगा, क्योंकि 4th फाइनेंस कमीशन के बाद में 1% से बढ़ा करके 3% का जो किया था वो जिला परिषदों के माध्यम से ही होता है, जिला परिषद वितरण करती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस क्षेत्र से जानकारी दे दूंगा।
खनन हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय जानना चाहूँगा, क्या ये सही है कि 28/1/2001 को आपने नई खनिज नीति बनाई और उसी के तहत आपने 50% खुली नीलामी और 50% लॉटरी में आपने खनन पट्टे जारी करने का निर्णय लिया? क्या ये भी सही है कि इस खनन नीति में और आपने आने के बाद MCCR 1986 के जो प्रावधान थे वो अप्रासंगिक हो गए, यानी उनका कोई अर्थ नहीं रहा? क्या ये सही है कि कुछ कतिपय क्षेत्र में आपने इस खनन नीति के होते हुए भी कुछ क्षेत्रों में MCR के 1986 के प्रावधान के अनुसार पहले आओ पहले पाओ की नीति को लागू किया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, जब 2011 की पॉलिसी हमने बनाई तो ये महसूस किया कि हजारों खनन पट्टे जो पूर्व में प्रचलित हैं, जिनका फैसला होना बाकी है, नियम में खासतौर से ये रखा गया कि 28/1/2011 के बाद के जो प्रोसीजर होगा वो 50% आवंटन उसके बाई और 50% पे उनको कैटेगराइज किया गया है कि ये सारा रिजर्वेशन से होगा। लेकिन जो पूर्व के जो प्रचलित पट्टे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें पूर्व का जो नियम जो चला रहा है उसी के अनुरूप उनको किया जाएगा। लेकिन बीच में माननीय अध्यक्ष महोदय इस तरह से भी महसूस किया गया कि जहां हम डेलिनेशन कर रहे हैं, डेलिनेशन यदि हमारे पास में पूरा एरिया खाली नहीं होगा तो एक नोटिफिकेशन के जरिए उसको फिर दोबारा एक बार रिस्ट्रिक्ट किया गया है। लेकिन ये बार बार ये डिमांड आ रही है कि जहाँ डेलिनेट करना है वहाँ खाली क्षेत्र नहीं मिल रहा है और जहाँ पूर्व में जो लोगों के प्रचलित पट्टे हैं उनकी भी ये डिमांड आ रही है। तो ये माननीय अध्यक्ष महोदय जो पॉलिसी का जो पार्ट है वो यही है कि पूर्व जो नियम बने हुए हैं उनके अनुरूप जो है हम उसको करें। लेकिन एक नोटिफिकेशन बाद में हो रहा था जिसमें इसको एक बार प्रतिबंधित किया है, लेकिन वो अभी दोनों तरह से लागू नहीं हुआ। पॉलिसी का अभी जो है पुरानी पॉलिसी को भी हमने लागू किया है। स्थान में एक साथ लागू नहीं रह सकती वो पॉलिसी। मेरा आपसे निवेदन है मंत्री महोदय, स्पष्ट किया है दो पॉलिसी नहीं है। एक मिनट पूछ नहीं, मैं एक बार दो पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी एक है 28/1/2011 की। उस पॉलिसी में ये स्पष्ट किया हुआ है कि जो पहले के जो पट्टे हैं उनको हम पूर्व नीति अनुसार ही लागू करेंगे। लेकिन बाद में ये समझा गया कि खाली क्षेत्र डेलिनेशन के लिए नहीं बच रहा है और खासतौर से जो लाइमस्टोन के जो है उनमें ये महसूस किया गया कि हम इसको जो है एक बार उसमें जो क्षेत्र कम है उसमें उसको नक्शे को रिवाइज करने की परमिशन नहीं दें, केवल यही उसमें प्रतिबंध लगाया गया था। क्या ये सही है कि आप कितने पूछेंगे? 21/11/2012 को मंत्रिमंडल की बैठक के लिए मंत्रिमंडल की माननीय बैठक में सदस्य कितने प्रश्न? अध्यक्ष महोदय रविंद्र सिंह अभी मेरा प्रश्न करता हूँ अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र का मामला भी है। आपका नहीं, क्षेत्र में अवैध खनन हो रही है अध्यक्ष महोदय। रविंद्र सिंह ओवरलोडिंग ट्रक माननीय अध्यक्ष जी, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, अवैध जिप्सम का खनन हो रहा है। एक मिनट भाई, किसी का नहीं, रविंद्र सिंह जी को परमिशन दी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि धौलपुर में जो सैंडस्टोन मिलता है निकलता है उसकी रॉयल्टी और अन्य जगह पर रॉयल्टी सैंडस्टोन निकलता है उसकी रॉयल्टी की रेट क्या है? दोनों जगह की एक है अलग है, बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, बजरी पे पहले नियम अलग थे, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस पे जो है खासतौर से निर्देश जारी किए कि बजरी की पॉलिसी जो आपका नियम है उसको बदल करके पहले केवल ऑक्शन होता था, अब उसका जैसे खनन की लीज होती है उसी तरह से लीज कर दिए। नए नियम हमने बना दिए हैं और नए नियमों के अनुसार उनको बना करके और ऑक्शन हमने कर दिए हैं। लेकिन अभी पूर्व में प्रचलित खासतौर से यदि हम तत्काल बंद कर देंगे तो जो बजरी का जो प्रचलन में जो बंद हो जाएगी उससे खाम खा और कई तरह की परेशानियां खड़ी हो जाएगी आदमी के सामने। माननीय अध्यक्ष महोदय, अलग कर दिया है। बजरी का पहले सैंडस्टोन का पूछ रहा हूं मंत्री जी, सैंडस्टोन का जवाब दिलाएं। बीज का और उसका फर्क बजरी का नहीं पूछ रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बजरी नहीं सैंडस्टोन पूछ रहा हूं मैं आपसे। सैंडस्टोन का पूछ रहा हूँ। सैंडस्टोन मुझे ऐसा बताया गया है कि धौलपुर के अंदर रेट ज्यादा है और अन्यत्र कम है, ऐसा क्यों है? यदि है तो आपसे पता लग जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये महसूस किया गया कि कई जगह सैंडस्टोन की कीमत रॉयल्टी का कुछ फर्क है और वो पॉलिसी का पार्ट है माननीय अध्यक्ष महोदय। खासतौर से जहाँ उसकी फिनिशिंग होकर के प्रोडक्ट जब बाहर जाता है
तो उसका वेस्टेज मान करके कि इसमें इतना ज़्यादा वेस्टेज निकल जाता है, उस वेस्टेज को फिनिशिंग के बदले और कंपनसेट करने के लिए उसकी थोड़ी रेट ज़्यादा होती है, और जहाँ सीधे सीधे ब्लॉक्स जाते हैं वहाँ वो रेट नहीं होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सब ऐसा क्यों? हरी सिंह रावत, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो बात है धौलपुर जिले के साथ। एक निवेदन है माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे धौलपुर जिले के साथ वहाँ तक। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, जी हाँ, विधवा महिला के एक बच्चे को पालनहार योजना अंतर्गत शिक्षा एवं रोजमर्रा के कार्य हेतु राज्य सरकार द्वारा 5 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक 500 रुपये प्रति माह एवं विद्यालय में दाखिल होने के बाद 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक शिक्षण कार्य हेतु 675 रुपये प्रति माह राशि उपलब्ध कराई जाती है। प्रावधान की प्रति परिशिष्ट ऐप पर उपलब्ध है। खंड 2, पालनहार योजना अंतर्गत ऐसे बालक बालिका जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी हो अथवा उनको न्यायिक आदेशों के तहत मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हो अथवा माता पिता दोनों में से एक की मृत्यु हो चुकी हो अथवा दूसरे को मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हो, पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चों, कुष्ठ एवं एड्स पीड़ित माता पिता के बच्चों को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक तथा विधवा माता नाते जाने वाली महिला के एक बच्चे को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक योजना का लाभ दिया जाता है। वर्तमान में विधवा माता की एक से अधिक संतान को योजना अंतर्गत लाभ दिए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या नियम 4 अनुदान सहायता प्रत्येक अनाथ बच्चे के लिए विभाग द्वारा प्रारंभिक 5 वर्ष के लिए 500 रुपये प्रति माह एवं स्कूल में दाखिल होने के बाद 675 रुपये प्रति माह अनुदान स्वीकृत किया जाएगा तथा वस्त्र, जूते, जुराब, स्वेटर इत्यादि के लिए 2000 रुपये प्रति वार्षिक अतिरिक्त दिया जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय पूछना चाहता हूं कि अभी तक मेरे विधानसभा क्षेत्र में कितने ऐसे बच्चे बच्ची जो पालनहार योजना का लाभ ले रहे हैं, उनको स्वेटर या उनके लिए 2000 रुपये दिए, एक तो ये बताए। दूसरा, सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, क्या आज के ज़माने में, इस महंगाई के ज़माने में, और सरकार भी मानती है कि सरकार ने माना कि हमारे दो के संवैधानिक अधिकार दे रखा है, उसके बाद भी क्या विधवा या परित्यक्ता महिला के बच्चे को, एक से अधिक बच्चे को लाभ देने का सरकार विचार रखती है? तीसरा, क्या ऐसे लावारिस बच्चे जिनके माँ बाप की मृत्यु हो जाती है, उनके दादा दादी नहीं होते, चाचा चाची उनको रखना नहीं चाहते, क्या सरकार ऐसे बच्चों के लिए भी कि अनाथालय विद्यालय हर जिले में खोलने का विचार रखती है? हाँ तो कब, नहीं तो क्यों नहीं, स्पष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने विधानसभा भीम क्या के लिए पूछा है। वहाँ पर अनाथ बच्चे 21 बच्चे हैं जिनको हम पालनहार योजना का लाभ दे रहे हैं। विधवा माता के बच्चे 656 बच्चे हैं जिनका हम उनको लाभ दे रहे हैं। आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे वहाँ पर 71 उनको हम लाभ दे रहे हैं। कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे 20 हैं जिनको हम लाभ दे रहे हैं। एड्स पीड़ित माता पिता के बच्चे हैं 13, उनको लाभ दे रहे हैं। नाते गई माता के बच्चे 1 हैं जिनको हम लाभ दे रहे हैं। कुल मिलाकर 782 बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है। राजसमंद जिले में भी सभी लाभान्वित बच्चों को भौतिक सत्यापन प्रशासन गांव के संग अभियान में करवाया जा चुका है। साथ ही सभी पालनहारों के खाते खुल गए हैं और सबको बैंक अकाउंट में भुगतान किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, 2000 जो आप जो दे रहे हैं वो अभी तक बच्चों को किसी को मिल नहीं रहा है। अध्यक्ष महोदय, जो 2000 जो स्वेटर और मोजे और जो कपड़ों की जो बात कर रहे हैं वो आज तक शायद किसी को नहीं मिला है, तो ये स्पष्ट करें, कहाँ, कब दिया, किसके थ्रू दिया, कौन से खाते, मुझे स्पष्ट करें इसके बारे में। माननीय अध्यक्ष महोदय, पालनहार योजना की जो सूची मेरे पास है, जो लाभान्वित बच्चे हैं उनका फिगर भी मैंने आपको दे दिया है। 2000 रुपये का जो सहायता दी जाती है उसकी भी सूचना मैं प्राप्त करके आपको उपलब्ध करा दूंगा। वैसे पालनहार स्वीकृत होता तभी वो राशि साथ में दी जाती है, फिर भी आपने स्पेसिफिक पूछा है, मैं जानकर प्राप्त करके आपको उपलब्ध करा दूंगा। दूसरा, ये क्या सरकार भी हमारे दो से जो बच्चे का वो करती है, क्या सरकार 2 से अधिक बच्चों का इस क्राइटेरिया में रखने का विचार रखती है या नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला एवं नाते जाने वाली माता के बच्चों को छोड़कर प्रत्येक अनाथ बच्चे के लिए विभाग द्वारा प्रारंभिक 5 वर्ष के लिए 500 रुपये महीना
जो भी अनाथ बच्चा है राजस्थान का, कोई भी अनाथ मैं बच्चा, एक से अधिक की बात कर रहा हूँ, क्या एक से अधिक को देने का लाभ देने का विचार रखती है? आप मेरी बात तो सुनो। जो भी विधवा हो, उसके एक से ज्यादा बच्चे अगर है तो उसको आप दोगे क्या? ये आपका दर्द मैं समझ सकता हूँ, मेरी बात तो सुनो। किया है क्या माननीय मंत्री? आप हमेशा दर्द भरी बातें करती हो, बात सुनना नहीं चाहती हो आप हमेशा। हाँ, मैं निवेदन करूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका दर्द जायज है, आपने वो दुख दर्द देखा है, इसलिए मैं आपकी बात पर सहमत हूं। राजस्थान का कोई भी निराश्रित बच्चा है, अरे सकीर जी बैठो यार, मैं निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, जो भी राजस्थान का अनाथ बच्चा है वो हमारा बच्चा है, सरकार का बच्चा है, उसको पालनहार का काम हम करेंगे। मैं आप सदन को विश्वास में निवेदन करना चाहता हूं। दूसरा, जो नाते जाने वाली माता के बच्चे हैं, वो एक बच्चे को, विधवा के बच्चों को, एक के बच्चे को पालनहार का हम लाभ देते हैं। ये बात सही है कि उसके अगर 2 बच्चे हैं तो वो बड़ी मुश्किल से वो पालनहार होता है। फिर भी इस बारे में सरकार विचार कर रही है। निश्चित तौर पर आपकी भावनाओं से मैं कैबिनेट में जब मीटिंग होगी रखूंगा। वैसे पालनहार में, पेंशन नियमों में सब तरह से जो है काफ़ी सरलीकरण किया गया है माननीय अध्यक्ष महोदय। और अभी बजट घोषणा 13-14 में पालन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली मासिक सहायता 675 रुपये से बढ़ाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रति लाभार्थी बढ़ाकर 1000 रुपये किया, जो बहुत अच्छा फैसला हुआ है। इसका लाभ पूरे राजस्थान के पालनहार को मिलेगा। मैं इसके अलावा और जो भावनाएं आपने व्यक्त की है उस बारे में विभाग विचार करेगा। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे एक सप्लीमेंट एक ऐसी महिला जिसको पति छोड़ देता है और पति दूसरी औरत ले आता है तो, और वो त्याग पत्र उस महिला को देता नहीं है, इसलिए क्या सरकार उस महिला को लाभ देने की व्यवस्था करेगी? मेरा सप्लीमेंट अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न को ये समझ नहीं पाए। गाँवों की ऐसी महिला एक अध्यक्ष महोदय मेरा पत्र देता नहीं है और वो महिला बैठी रहती है, उसको बहुत तकलीफ पड़ती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न को समझा नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो महिला जिसको पति ने त्याग दिया और त्याग पत्र वो लिख के देता नहीं है, तलाकनामा नहीं देता है, और दूसरी पत्नी वो ले आता है, कितनी महिला है, कम से कम इनका जिक्र तो किया जाए। वो पुरुष दूसरी महिला ले आता है और उस महिला को भी बैठी रहने के लिए मजबूर करता है, ऐसी महिला को सरकार लाभ देने का विचार रखती है या नहीं? करना चाहता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है, अभी प्रशासन गाँवों के संघ, अध्यक्ष महोदय, प्रशासन गाँवों के संघ अभियान के अंतर्गत मैं गाँव में घूमा हूँ, हर पंचायत में गया, वहाँ मुझे ऐसे कई केस मिले जो ऐसी परित्यक्ता महिला जिसको अपने पति ने 8-10 साल से छोड़ रखा है, अध्यक्ष महोदय, उसके हस्बैंड ने 8-10 साल से उसको छोड़ रखा है, वो एकल जीवन यापन कर रही है या अपने माँ बाप के पास रहती है, उसके बच्चे भी है। क्या ऐसी महिला है जो एकल जीवन यापन कर रही है या 8-10 साल से अपने माँ बाप के पास रह रही है, क्या ऐसी विधवा या परित्यक्ता महिला को भी क्या सरकार पालनहार योजना के अंदर बच्चों को या उनको पेंशन देने का विचार रखती है? ये स्पष्ट करें। इनका जवाब देते हैं बस। अच्छा, वो आप विराजें। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्यों की भावनाएं बिल्कुल बहुत अच्छी हैं और उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करती हैं, पर वर्तमान में भावनाएं आपके साथ हैं। आप जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय केशवराम जी ने जो पूछा है, जब तक वो लीगल डाइवर्स नहीं होता है उसको योजना का लाभ नहीं दिया जाता है। आपने जो सवाल रखा है उस बारे में मैंने अवगत करा दिया माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बारे में विचार किया जाएगा, निश्चित तौर पर सहानुभूतिपूर्ण निर्णय लिया जाएगा। परम नवदीप सिंह, क्वेश्चन नंबर 374। महोदय, खंड 1, ये भी इतना सामान एक साथ ही उठाना पड़ रहा है। प्रदेश के शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाने व शिक्षा गुणात्मक सुधार हेतु राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद के अधीन राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव 2005 में गठित के अंतर्गत निजी संस्थाओं ट्रस्टों को भागीदार बनाया जाता है। वर्तमान में क्रियाशील संस्थाओं के नाम व पते की सूची परिशिष्ट कैब पर संलग्न है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षा उपलब्ध करवाने व गुणात्मक सुधार हेतु किसी निजी संस्थाओं तथा ट्रस्टों को भागीदार नहीं बनाया गया। खंड 2, वर्तमान में राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद के अधीन
क्रियाशील संस्थाओं की जिलेवार एवं विद्यालयवार सूची क्रमशः परिशिष्ट ख व ग पर संलग्न है। खंड 3, वर्तमान में क्रियाशील संस्थाओं ट्रस्टों के साथ किए गए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की छाया प्रतियां परिशिष्ट घ पर संलग्न है। खंड 4, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद के अधीन राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव के अंतर्गत भागीदारी कर रही निजी संस्थाओं को सरकार द्वारा सुविधाएं नहीं दी जाती है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में वर्णित दायित्वों शर्तों के अनुसार सहभागी संस्थाओं के साथ कार्य किया जाता है। माननीय मंत्री महोदय, क्या हमारी कल्याणकारी सरकार माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत भी गुणात्मक सुधार हेतु शिक्षा के अंदर ऐसे प्रावधान रखना चाहती है? दूसरा मेरा प्रश्न है कि ये जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया ऑफ लोकेशन ऑफ प्लेसमेंट, वो क्या है इसके लिए? माननीय अध्यक्ष महोदय, खासतौर से जो माननीय सदस्य का प्रश्न है उसका उद्देश्य ये था कि राजस्थान में जो प्राथमिक एजुकेशन जो है उसमें गुणात्मक रूप से सुधार हो, और उसके अनुरूप ये महसूस किया गया कि इसमें अकेली सरकार अपने स्तर पे वो सारे स्टेप्स नहीं उठा पाती जो उस प्राथमिक एजुकेशन को हम उस गुणात्मक स्तर पे पहुंचा सकें। इसलिए पीपीपी मोड पे ये महसूस किया गया कि इन संस्थाओं को हम उन प्रोफेशनल्स के साथ भी हम जोड़ दें जिनके पास में एक्सपर्टीज़ हो, और उस एक्सपर्टीज़ का लाभ सीधी सरकारी प्राथमिक शालाएँ जो है 1 क्लास से लेकर 8 क्लास तक उनको सीधा लाभ मिले, और उसका निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष महोदय लाभ ही मिलेगा। सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है जो माध्यमिक शिक्षा एजुकेशन में इस तरह का कोई जो है नया प्रोग्राम और कोई प्रोजेक्ट लागू करे। माननीय मंत्री महोदय, मेरा प्रश्न था क्या हमारी कल्याणकारी सरकार इसकी इच्छा रखती है? योजना नहीं है, वो मेरे को उत्तर मिल गया लिखित रूप में। क्या हमारी इच्छा है? 1। दूसरा मेरा प्रश्न का जवाब मुझे नहीं मिला, क्राइटेरिया ऑफ लोकेशन क्या है? खासतौर से ऐसे लागू होने के बाद में का कोई माननीय सदस्य ने प्रश्न संख्या 374 बोला है। हमने अपनी गलती स्वीकारते हैं, इट वाज 372। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि कोई इस तरह का प्रस्ताव अभी कोई विचाराधीन जयपुर में गलता है, इसलिए छोटी मोटी गलतियों की तरफ आप ध्यान मत दो। गुणात्मक एजुकेशन के प्रस्ताव जो है खासतौर से 1 से लेकर 8 कक्षा तक के ही प्राप्त हुए हैं। यदि इस तरह का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के पास में कोई आता है कि उनमें भी गुणात्मक सुधार की कोई गुंजाइश हो, तो राज्य सरकार इस प्रोग्राम के तहत उनको भी शामिल कर सकती है। हनुमान बेनीवाल, प्रश्न संख्या 373। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 जी हाँ, खंड 2 जी हाँ, प्राचार्य अभियांत्रिकी महाविद्यालय बीकानेर के विरुद्ध माननीय सेशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बीकानेर के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे, जिस पर ब्यूरो द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित दृष्टांतों एवं निर्णय के तहत प्राथमिक जांच संख्या 190/12 दिनांक 4/10/2012 दर्ज की गई, जो कि जांचाधीन है। खंड 3 जी हाँ, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बीकानेर के प्रशासनिक एवं वित्तीय शैक्षणिक व्यवस्था को नियमित रूप से संचालित करने हेतु नियमित प्राचार्य की नियुक्ति होने तक कार्य व्यवस्था हेतु प्रोफेसर रणजीत सिंह को प्राचार्य का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा निर्देशित किया गया था कि महाविद्यालय में AICTE के एवं विश्वविद्यालय के नियमानुसार संकाय सदस्यों के अनुपात में कमी है। संकाय सदस्यों के निर्धारित अनुपात के अभाव में विश्वविद्यालय द्वारा आगामी सत्र 2012-13 में संबद्धता प्रदान नहीं किए जाने के कारण आवश्यक पदों पर भर्ती की गई है। अभियांत्रिकी महाविद्यालय बीकानेर में माह दिसंबर 2012 जनवरी 2013 के मध्य में की गई नियुक्तियों के संबंध में प्राथमिक जांच संख्या 41/2013 जांचाधीन है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी जानना चाहूँगा, ऐसी क्या मजबूरी रही कि त्याग पत्र देने के बावजूद 2011 में प्राचार्य ने त्याग पत्र दे दिया, और उसके बावजूद अभी तक उनका त्याग पत्र स्वीकार नहीं किया गया, और एक और
जो महत्वपूर्ण संस्थान है बीकानेर के अंदर, उसका अलग से इनको प्रौद्योगिकी महाविद्यालय बीकानेर के प्राचार्य का अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया। अध्यक्ष महोदय, दूसरा मैं जानना चाहूंगा कि मई 2011 से अब तक कितनी नियुक्तियां बीकानेर इंजीनियरिंग कॉलेज में हुई, तथा मुख्यमंत्री कार्यालय में जब शिकायत की गई, उनके निर्देश में जो प्रोफेसर छंगानी की कमेटी बनाई गई, उस कमेटी की जांच रिपोर्ट में क्या तथ्य सामने आए? आपने ये प्रश्न किया है कि ऐसी क्या मजबूरियां रही कि प्रोफेसर रणजीत सिंह को दूसरे कॉलेज का भी चार्ज दे दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कॉलेज के लिए, प्रिंसिपल के लिए, प्राचार्य के लिए रेगुलर नियुक्ति करने के लिए विज्ञप्ति जारी की गई। उसमें केवल 2 योग्य आवेदन पत्र प्राप्त हुए। इसके कारण वो रेगुलर नियुक्ति नहीं हो पाई। लेकिन प्रोफेसर रणजीत सिंह, जिन्होंने अब 12/5/2011 को 3 साल की प्रतिनियुक्ति पर उनको ज्वाइन कराया गया था, और उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि प्रोफेसर रणजीत सिंह को काफ़ी लंबे समय से प्रशासनिक व अकादमिक अनुभव है। MNIT जयपुर में 20 वर्ष का इनका कार्य अनुभव है। CR स्टेट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मरथल हरियाणा में निदेशक के पद पर आप रहे हैं। NSIT न्यू दिल्ली के निदेशक, IST के न्यू दिल्ली के कार्यकारी निदेशक और AICT के विभिन्न कमेटियों के वृहद प्रशासनिक अनुभव आपको हैं। इसलिए इनको हमने बीकानेर कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त किया, और उन्होंने कुछ ही दिन बाद में इनकी माताजी का जो तबीयत खराब थी, बहुत ज़्यादा दिल्ली से आते थे, तो इन्होंने ये निवेदन किया कि मेरा इस्तीफा मंजूर कर लिया जाए। लेकिन संस्थान के पास दूसरा कोई प्रिंसिपल नहीं था, और इसलिए इनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया, और इन्हें पुनः इनसे बात की गई और चर्चा की गई कि आप इस कॉलेज में प्रिंसिपल की हैसियत से रह सकते हैं। तो आपने हमें स्वीकृति प्रदान की, इसलिए इनको वापस रेगुलर वहाँ पर प्रिंसिपल रखा गया। वही बता रहा हूँ, साहब आ जाता है सर, एक मिनट सारी बात होती। और उसके बाद में कोटा, RTU कोटा और AICT दिल्ली द्वारा ये हमें निर्देश जारी किए गए कि एक्सटेंशन ऑफ अप्रूवल के लिए आपको रेगुलर नियुक्तियां करनी पड़ेंगी। जो आपने भर्ती का प्रश्न किया है, उसको टेक्यूब के हमें 7.5 करोड़ रुपए स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट से मंजूर होने वाले थे। उसके लिए हमने इन प्रिंसिपल को एडिशनल चार्ज उस CIT कॉलेज का दिया। कोटवानी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे ये प्राचार्य जिनको बनाया है, इनके खिलाफ जब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा जांच है, ये इन्होंने स्वीकार किया प्रश्न में, फिर ऐसी क्या मजबूरी है कि ये श्रीमान जी अपने बौद्धिक संपदा की चोरी के कारण दिल्ली में नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के दम में भी इनको त्याग पत्र देने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर यही व्यक्ति इनको मिला। फिर इसके बाद इनके जब मुख्य सचिव की रोक है कि आप नियुक्तियां नहीं कर पाओगे, उसके बाद भी मार्च 2013 में नियुक्तियां की गई हैं। क्या केवल AICT के कारण इन कैसे भ्रष्ट व्यक्ति को नियुक्तियां देनी पड़े और भ्रष्ट व्यक्ति को दूसरी संस्था का देनी पड़े? उनकी योग्यताएं तो गिना दी, लेकिन क्या योग्यताएं भ्रष्टाचार के भी ऊपर है क्या? यदि एक व्यक्ति भ्रष्टाचारी हो, भ्रष्टाचार को तुरंत जो है इनको तुरंत पद से हटाना चाहिए। मंत्री महोदय, ये बताएं कि जब से ये 15 साल पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई, तब से ये अस्थायी रूप से प्रिंसिपल चल रहा है। और ये भी सही है कि ये चारों तरफ से आरोपित होके उसके बाद में ACD में केस दर्ज हुआ, विभागीय जांच भी चल रही है, अनियमितता के भी आरोप लग रहे हैं। उसके बाद भी क्या आप इस संस्था को बंद करवाना चाहते हैं? इतना भारी असंतोष, आंदोलन हो रहे हैं, सब जनप्रतिनिधियों ने आपको शिकायत की, ऐसा क्या है? जैसे अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि पूर्व से इस प्रकार के षड्यंत्र करके, साजिशें करके पैसे कमा रहा है, और फिर भी आप उसको लिए बैठे। कारण तो बताओ, क्या आपके साथ संबद्धता है इसकी? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न यहाँ
भ्रष्टाचार के बारे में किए गए हैं, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आज की तारीख में इस प्रिंसिपल के खिलाफ पीई है, केवल प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है, कोई एफआईआर इसके खिलाफ दर्ज नहीं है। और डेफिनेटली मैं जांच बता रहे हैं, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है, खाली प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है, एसीडी में ऐसा कहना है। मामला नहीं जाता, कोई भी दूसरा लिख के दे दे, मामला नहीं जाता। जब मैं वही निवेदन कर रहा हूँ, वो बता देता हूँ। समझा है डेफिनेटली। आपको अलाउ किसने किया? भाषण चालू कर दिया, किसने किया? पहले परमिशन लेते, बिना परमिशन आप बोल रहे हो। मंत्री जी का जवाब आने दीजिए। अलाउ नहीं करूंगा, पहले मंत्री जी का जवाब आने दीजिए, पहले अलाउ नहीं होगा। मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, फिर संतुष्ट नहीं हो तो बात करें, पहले इनका जवाब तो आ जाने दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये निवेदन कर रहा था कि एक कंप्लेंट कोर्ट में पेश की गई, कोर्ट ने उसमें 156(3) में एफआईआर दर्ज करने के आदेश प्रदान किए। एसीबी, आप सुन तो लें सर, निवेदन तो सुन लें। एसीबी ने उस पर प्राथमिक जांच जारी की। आज एफआईआर लॉन्च नहीं है सर, जो बार बार जो एफआईआर के बारे में निवेदन किया जा रहा है कि एफआईआर उसके खिलाफ दर्ज हो गई है। आपने प्राथमिक जांच, एक मिनट सुन लें दीजिए, मैं नहीं हो रहा किसी माननीय सदस्य का। मंत्री जी का जवाब आने दीजिए, किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं हो रहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में केवल मोटा मोटी फौरी तौर पर यह जांच की जाती है कि ये प्रकरण सत्यता के कितने नज़दीक है, और सत्यता के नज़दीक होने के बाद उसमें एफआईआर कटती है, और एफआईआर कटने के बाद उसमें इन्वेस्टिगेशन होता है, और इन्वेस्टिगेशन के बाद उसमें एफआईआर भी लगती है। एफआईआर लगने के बाद यदि चालान पेश होता है, एक बार सुन लें साहब, सुन तो लें एक बार, चालान पेश होने के बाद सुनिए, पहले एक्यूज को डिस्चार्ज भी किया जाता है, ये भी एक प्रोविजन है। उसके बाद में प्रोसिक्यूशन की एविडेंस लेके एक्विटल भी होता है और कन्विक्शन भी होता है। आज प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में किसी भी अननोन व्यक्ति ने किसी प्रकार की कोई एक कंप्लेंट जाहिर कर दी, और अभी आज एसीबी इस नतीजे पर नहीं पहुंची है कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाए। उससे पहले आप और सदन, मैं सोचता हूं उस प्रोफेसर के खिलाफ यह अन्याय होगा कि आज की डेट में केवल एक वेग एप्लीकेशन के आधार पर उनको डिस्चार्ज करें। अपनी बात कह ली, दर्शन लेने दीजिए मुझे। अपने आप को गुड गवर्नेंस कहती है। माननीय सदस्य को पूरक प्रश्न पूछ लीजिए, समय समाप्त हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने सेवा गारंटी बिल इसमें पारित किया था। अर्थ नहीं है। मैं निवेदन कर रही हूँ साहब अध्यक्ष महोदय, पूरक प्रश्न ही पूछ रही हूँ। और इन्होंने जो है, मैंने ये प्रश्न लगाया था कि भरतपुर जिले में राजीव गांधी कृषक साथी योजना के तहत जो लंबित मामले थे उनके प्रकरण में, और मेरा प्रश्न लगने के बाद इन्होंने जो 3 मामले इनके यहाँ पर लंबित थे उनको इन्होंने जो है उसको राशि स्वीकृति की है। ये कि था दीवान सिंह नानकी कौर का पुत्र है, इसको ये मामला लंबित था 31/5/12 से। इसकी मृत्यु सर्पदर्द से हुई थी, और इसमें लिखा है निदेशला स्तरीय सहायता समिति के निर्णय से क्रम में मंडी समिति द्वारा 14/3/13 के द्वारा राशि 1 लाख रुपए स्वीकृत की। ऐसे ही दूसरा मामला चंद्रभान का है, तीसरा मामला मोतीराम का है। इन तीनों को एक साथ 14/3 को इन्होंने किया। जब मेरा यहाँ प्रश्न लग गया, मेरा प्रश्न ये है, क्या ये सही है कि अगर मैं प्रश्न यहाँ पर नहीं लगाती तो ये इस मामले को ये कर देते, इनकी राशि स्वीकृत कर देते? दूसरा, मैं इनसे ये पूछना चाहती थी, दूसरा प्रश्न मेरा ये था कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नगर विधानसभा में जाटोली का एक श्रीमती रेशम पत्नी श्री रतन सिंह, इनकी मृत्यु पर इनके पुत्र चंद्रभान को इनकी लंबित मामले पड़े थे। मैंने जब ये यहाँ पर प्रश्न लगाया तो इन्होंने लंबित रहने के कारण में मुझे जो कारण दिया है मैं वो सुनाना चाहती हूँ आपको कि दिनांक 13/8/12 को मंडी स्तरीय समिति में बैठे के सदस्यों में असहमति होने के कारण निस्तारण हेतु निदेशालय जयपुर को भिजवाया गया। प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा सहायता राशि का निर्णय ले गया और निदेशालय ने पत्र 8/27 दिनांक 11/3/13 के द्वारा सहायता राशि की भुगतान करने की स्वीकृति मंडी समिति भरतपुर को अग्रिम कार्यसूची भिजवाई गई। मेरा अध्यक्ष महोदय आपके द्वारा यह प्रश्न करना चाहती हूँ कि जब सेवा गारंटी बिल के अंदर एक
सीमित है, उसके बावजूद भी ये जो इतने लंबे लंबे इनका समय निकलता है और हमें यहाँ प्रश्न लगाते हैं तो इनकी जाके इनका स्वीकृति होती है इनके राशियों के लिए, इनकी सहायता राशि के लिए। तो मेरा प्रश्न है उनसे कि आपने जो जांच कमेटीज बनाई है, क्योंकि जो और 11 प्रकरण आपने बताए हैं उनमें जांच कमेटी के लिए आपने लिखा है, तो क्या जांच कमेटी की कोई आपके निदेशालय पर और भरतपुर मंडियों में कोई ऐसा समय सीमा वो है जिसके अंदर अगर किसान लगाता है अपनी कोई एप्लीकेशन अपने उसकी सहायता राशि के लिए मृत्यु उपरांत या अंग भंग होने के उपरांत, तो कितने समय में उसको जो है न्याय मिलने की या वो सहायता राशि मिलने की वो है, ये एक तो ये बताएं। दूसरी ये बताएं, क्या किसानों की जैसी आज की स्थिति है, उनके डीजल भी बढ़ रहा है, खाद के उसमें भी महंगाई बढ़ रही है, महंगाई को हिसाब को देखते हुए किसानों के हितैषी के अनुसार कहलाने के अनुसार क्या जो सहायता राशि 1 लाख से 2 लाख करने का विचार मंत्री जी करते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पहला प्रश्न उठाया कि मेरा प्रश्न लगने के बाद निदेशालय में लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया गया। निदेशालय में ये 18/12 को आए थे लास्ट महीने में। अध्यक्ष महोदय, मैंने निस्तारण की बात करी है, आए तो मुझे पता लंबित है। जवाब आने दीजिए। तो सही, लंबे समय से नहीं थे, बाद में महीने की 18 तारीख को आए और इसका इस महीने में निस्तारण कर दिया। ये बात भी किसी हद तक स्वीकारनी पड़ेगी कि जब कोई प्रश्न लगता है तो उस मंडी के केसों की, जिले के केसों की विधानसभा में प्रश्न लगता है तो ज़्यादा खोजबीन की जाती है। जब ये पेंडेंसी यहाँ देखी तो आपके जितने भी केस थे, 3 केस थे, तीनों को स्वीकार करके मंडी को भेज दिए गए कि इनकी जो राशि बनती है दे दी जाए। और आगे कहा कि इनकी कोई समय सीमा, अब जो मंडी स्तरीय समिति है वो अपने लेवल से का हिसाब से काम करती है। कई बार कोई बीमे का प्रतिनिधि नहीं आता, कई बार अभ्यर्थी खुद प्रस्तुत नहीं होता, तो इन कारणों से वहाँ देर लगती है। तो आप, मेरा निवेदन है सभी माननीय सदस्यों से कि आपकी मंडियों में जहाँ जहाँ भी है, आप प्रभावी आदमी हैं, वहाँ की मीटिंग समय पर करा के उनका निस्तारण कराएं। फिर भी कोई विरोधाभास के कारण मेंबर नहीं है, एमएलए तो है। अध्यक्ष महोदय, मेरा ये निवेदन है उस मंडी में लेना देना नहीं है, उनको तो इन्होंने मेंबर बना रखा है, तो मीटिंग कहाँ से कराएं? बच्चों के लिए उसकी जो विधवा पत्नी है उसको सहायता तुरंत से तुरंत जल्दी से जल्दी मिले, इसके लिए कोई समय सीमा अगर नियत कर देंगे तो उनको दर दर भटकना नहीं पड़ेगा कि बार-बार से पूछ रही है अपना पूरक प्रश्न आप बीच में। अध्यक्ष महोदय, उनको दर दर भटकना का जांच समिति का जो है मंडियों पर और निदेशालय में अगर ये समय सीमा नियत कर देते हैं कि भाई इतने समय में आपकी जो एप्लीकेशन है उसका निस्तारण हो जाएगा, आपको सहायता राशि मिल जाएगी, तो उससे उनको बार बार भटकना नहीं पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंडी का आपकी अनुमति से बोल रहे हो? मैंने अलाउ नहीं किया। बैठे। समय सीमा और कितना समय करेंगे वो भी सदन को बताएं। अभी तक समय सीमा तो कोई निर्धारित नहीं है, फिर भी अगर माननीय सदस्य चाहते हैं कि इसमें कोई समय सीमा निर्धारित की जाए तो इस पर विचार करके कम से कम समय जितना लगता है। अगला प्रश्न श्री अमराराम। मेरा अध्यक्ष महोदय, तीसरे प्रश्न का आया ही नहीं है जवाब कि वो इसकी सहायता राशि बढ़ाकर कितना करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। एक 2 लाख की कही है मैंने तो। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, राज्य में ग्राम सेवा सहकारी समितियों को राज्य सरकार ने ब्याज मुक्त ऋण की घोषणा नहीं की है, वरन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से 1 लाख रुपए तक के अल्पकालीन फसली ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा समय पर ऋण चुकाने वाले कृषकों को उक्त ऋण ब्याज मुक्त करने की घोषणा राज्य सरकार ने की है। राज्य सरकार की उक्त घोषणा की अनुपालना में शीर्ष बैंक द्वारा केंद्रीय सहकारी बैंकों को निर्देश दिनांक 2/11/12 को जारी किए गए। उक्त निर्देश जारी होने से पूर्व अलवर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू एवं सीकर बैंक द्वारा ब्याज राशि वसूल की गई, परंतु आदेश जारी होने के पश्चात उक्त बैंकों द्वारा वसूल की गई ब्याज की राशि लौटा दी गई। खंड 2, केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 10/11 में ब्याज अनुदान पेटे 37,81,35,858 रुपये की राशि का भुगतान केंद्रीय सहकारी बैंकों को किया गया है, जिसका बैंकवार विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। वर्ष 11/12 की ब्याज अनुदान की राशि रुपये 103
29,19,661 का भुगतान केंद्र सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त वर्षों में राज्य सरकार की ओर से कृषकों को ब्याज अनुदान देने का प्रावधान नहीं था। गत 2 वर्षों में सहकारी बैंकों को हुए पुनर्भरण का बैंकवार विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 3 केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों से ब्याज वसूली राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के आदेश 2/11/12 के जारी होने से पूर्व की गई है। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का आदेश दिनांक 2/11/12 परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि वर्ष 2010-11 में इस ब्याज में समय पे ऋण चुकाने वाले, अल्पकालीन ऋण चुकाने वाले किसानों को 10-11 में केंद्र सरकार ने छूट दी, फिर राज्य सरकार ने छूट दी, और 10-11 में छूट देने के बाद शीर्ष बैंक 2012 में आदेश निकालता है। इसके लिए कोई न कोई अधिकारी तो दोषी होगा। 2010 में ब्याज समय पे चुकाने वाले किसानों को ब्याज में छूट देने का आदेश 2010-11 में होता है और उसका आदेश निकलता है 2012 में, जब ये प्रश्न लगता है। इससे बड़ी अंधेरगर्दी क्या होगी अध्यक्ष महोदय? शीर्ष पे जो अधिकारी बैठे वो आदेश नहीं निकाले, और आपकी घोषणा, केंद्र सरकार की घोषणा हो किसान के पक्ष में, चाहे राज्य सरकार की घोषणा हो, उसको इम्प्लीमेंट करते हुए ग्राम सेवा सहकारी समिति का, जिसको नाम मात्र का पैसा तनख्वाह के रूप में मिलता है, वो तो वसूल नहीं करता। और आपका 6 बैंक, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि 6 बैंक जिनमें सीकर भी है, अलवर भी है, बीकानेर भी है, चूरू झुंझुनू है, कि आपका सबसे लोवेस्ट कर्मचारी जिसको वेतन सर्कला भी नहीं है, वो किसान से पैसा वसूल नहीं करता है ब्याज का, और आपका शीर्ष बैंक का 2 साल बाद में आदेश निकालता है, और बैंक के एमडी उनसे नाजायज उस सोसाइटी जो गांव के उस गरीब की सहायता करने के लिए है, उनके खिलाफ आप, जिन्होंने 2 साल तक आदेश शीर्ष बैंक ने नहीं निकाला, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? और जिन 6 बैंकों ने उन सोसाइटियां जो आम किसान की मदद करती है उनसे नाजायज रूप से वसूल कर लिया, जब सोसाइटी के व्यवस्थापक ने वसूल नहीं किया और बैंक ने वसूल कर लिया, तो उन एमडी के खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? अध्यक्ष महोदय, इसमें कहीं न कहीं बैंक के एमडी से गलती हुई है, इसको मैं स्वीकार करता हूं, और मैंने जवाब देने से पहले 6 बैंक के एमडी ने जो गलती की उनको मैंने एपीओ करने के विभाग को आदेश दे दिया। अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न संख्या विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़ वास में कुल 45 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें से 25 ग्राम पंचायतें राजस्थान परिवहन निगम की सेवा से जुड़ी हुई हैं। शेष वंचित 20 ग्राम पंचायतें वर्ष 2011-12 की बजट घोषणा के अंतर्गत आगामी वर्षों में निगम की ग्रामीण परिवहन सेवा के तहत बस सेवाओं से जोड़ी जा सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये अनुमान है, ऐसे नहीं मानेगा। पैरा नंबर 1, मंत्री महोदय ने पैरा नंबर 1 के परिशिष्ट 1 में जो बिंदु 2 पर कोट कासिम से तिजारा, जो पीपीपी मॉडल पर 18 परिचक्र ग्रामीण परिवहन सेवा का संचालन का जवाब दिया है, ये बात सत्य नहीं है। दूसरे, आप तो पूरक प्रश्न पूछिए, बात सत्य नहीं है। पूरक प्रश्न क्या है? पूरक प्रश्न ये है साहब, जवाब ही गलत है। जब जवाब ही गलत है, मैं उसी को चुनौती दे रहा हूं जवाब को। पूरक प्रश्न तो मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अगर ये बात जो आपने जवाब में दी उस अधिकारी का अगर वो असत्य बात हुई तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? 1 नंबर 2, आपने जो परिशिष्ट 1 के पेज नंबर 2 पर लिखा है कि किशनगढ़ से कोट कासिम, आपने इसका जो आखिरी बस का समय लिखा है 16:15 से रवाना होगी किशनगढ़ से, कोट कासिम पहुंचेगी 17:05 पर, यानी 4 बजने के बाद कोई भी आपकी रोडवेज की बस कोट कासिम को नहीं जाएगी किशनगढ़ से। तो क्या इसका और बसें 4 बजे बाद चलाने का आपकी मंशा है? यदि है तो कब तक? दूसरा, इसी प्रकार से कोट कासिम से किशनगढ़ के लिए लिखा है 18 समय, ये
आखिरी बसें जो शाम को 6 बजे वापस आती है, क्या इसके बाद भी 2 बसें चलाने का आप मंशा है? तीसरा मेरा प्रश्न है, चौथा हो गया, तीसरा नहीं, कि आपने जो ग्रामीण सेवा 45 ग्राम पंचायत हैं, जिसमें से 20 गाँव में ग्राम पंचायत ऐसी हैं जो आज तक ये ग्रामीण परिवहन सेवा चालू नहीं हुई है, ये कब तक हो जाएगी? और एक बिंदु और, 5वां, खैरतल से पेज 2 पर परिशिष्ट पर खैरतल से कोटकासिम वाया हरसोली बीबीरानी, आपने मात्र एक बस जो खैरतल से कोटकासिम हरसोली बीबीरानी दिल्ली जाती है, उसके अलावा एक भी रोडवेज की बस नहीं चलती है, जबकि यहाँ पर बीबीरानी कॉलेज बहुत बड़ा कॉलेज है, ग्रामीण कॉलेज है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं एजुकेशन के, और हमारा उपखंड कार्यालय कोटकासिम है, वहाँ उपखंड एसीएम और एसडीएम न्यायालय है, वहाँ पर भी ग्रामीणों को और विद्युत विभाग सारे ऑफिस है, उन पे जाने के लिए व्यवस्था नहीं है। तो क्या आप हरसोली से बीबीरानी कोटकासिम और बस चलाने का मनसा है क्या? यदि है तो कब तक? बताया था उस दिन, उस दिन पूरा नहीं बताया, आज बता दो। उस दिन पूरा बताया था, और मैं उन्हें, आपने क्योंकि ये प्रश्न खड़ा किया है, इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदन को निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें अगली तारीख 29 तारीख निश्चित है, उस तारीख पर जो फैसला अदालत का आएगा वो शिरोधार्य। पहले उनको बर्खास्त कर दिया था, ये अदालत में है, आप उस अदालत में जाने के लिए छूट दे रहे हो, और अदालत में जाने की तो ग्रामीण सेवा को पलीता लगा रहा है, सरकार की घोषणाओं को एमडी पलीता लगा रहा है, उसको तो आप सह दे रहे हो। सरकार की, मुख्यमंत्री की घोषणाओं को पलीता लगा रहा है, ग्रामीण सेवा जो चल रही थी उनको बंद कर रहा है मुख्यमंत्री की घोषणा का। आपने उस दिन सुनना ही नहीं चाहा। अध्यक्ष महोदय, सरकार को जवाब दे। अध्यक्ष महोदय, सरकार ग्राम पंचायत को बसों से जोड़ना चाह रही है, लेकिन हमारे कपासन के अंदर 6 बसें बंद कर दी है, और अभी बच्चे को जो एग्जाम चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, ये छठी फेल का जो प्रकरण है काफी दिनों से चल रहा है, और ये इसका जुड़ाव हमारी शेखावाटी से, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाह रहा हूँ, ये छठी फेल का जो प्रकरण है इसको थोड़ा स्पष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, शेखावाटी का ही मामला का जो तो पूरे राजस्थान से जुड़ा हुआ, पूरे राजस्थान में हकीकत होना चाहिए, क्या मामला है? बना दो ना, जो बात है वो क्लियर तो होनी चाहिए एक बार। मामला तो आप जो फरमा रहे हैं निश्चित रूप से मामला तो गंभीर ही है। पहले आप दिखा दो ना, आप सर्टिफिकेट दिखा दो, आपका कर्मचारी है, चीफ मैनेजर है, आप तो दिखाओ उनका सर्टिफिकेट। मंत्री महोदय बता दें इनकी बार-बार बता के नहीं फ्री माननीय मंत्री महोदय, खुलासा कर दो क्या सरकार की हरसोली से बीबीरानी बस चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे, कोटकासिम बस के फेरे बढ़ाएंगे कि नहीं, मेरा तो जवाब है। मंत्रिमंडल के सदस्य आपकी सरकार पर किस प्रकार का प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं? ये सरकार है या मजाक है, क्या है ये? सरकार के ऊपर सरकार के ही सहयोगी, ये माननीय नेता प्रतिपक्ष, ये पारदर्शिता है, ये पारदर्शिता है कि कोई प्रश्न यदि यहाँ खड़ा हो गया, सरकार के लोग कहना चाहते हैं सरकार का की सरकार जवाब यहाँ पर आए, प्रतिपक्ष बार-बार इस सदन का समय जाया कर रहा है एक ऐसे विषय के लिए जो विषय अदालत में विचाराधीन है। सरकार जो पहले से अल्पमत में है, उस सरकार के अल्पमत में नहीं है, हालात आपके सामने मुझे माननीय सदस्य, ये सरकार अगर अल्पमत में आसन पांव पर है, अंकित नहीं होगा मंत्री जी का, मंत्री जी का अंकित नहीं होगा, आसन पांव पर है। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। डॉक्टर फूलचंद भिंडा एवं 4 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में नया भूमि अधिग्रहण अधिनियम बनाने की घोषणा के उपरांत भी उक्त अधिनियम नहीं बनने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में उपरोक्त स्तर पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा। डॉक्टर जसवंत यादव एवं एक अन्य सदस्य की ओर से जिला अलवर की तहसील भैरोड की ग्राम पंचायत काकरा व बरडोद को नगर पालिका नहीं बनने से जनता में व्याप्त आक्रोश के संबंध में
श्रीमती चंद्रकांत मेघवाल एवं 2 अन्य सदस्यों की ओर से रामगंज मंडी की कृषि उपज मंडी समिति को धनिया मंडी हेतु आबाद 20 बीघा 8 बिस्वा जमीन का शीघ्र कब्जा नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री कैलाश चंद्र बंसाली एवं अन्य सदस्य की ओर से जोधपुर के भूजल स्तर में निरंतर वृद्धि होने के उपरांत भी एकांतर पानी सप्लाई करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में माननीय सदस्य वासुदेव देवनानी एवं 6 अन्य सदस्यों की ओर से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा की गई गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के कारण उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री रामएत सिंह यादव एवं 2 अन्य सदस्यों की ओर से विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़वास की तहसील कोट कासिम के समस्त गांवों को विकास की दृष्टि से नगर विकास न्यास भिवाड़ी के अधीन करने के संबंध में श्री हरि सिंह रावत एवं एक अन्य सदस्य की ओर से मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना के तहत छापली गांव में महाराणा प्रताप का युद्ध स्मारक एवं अन्य निर्मित संपत्तियों के स्थानांतरण के संबंध में डॉक्टर दिगंबर सिंह एवं 4 अन्य सदस्यों की ओर से जोधपुर के ग्राम सेवा में कायलाना नहर व काली बेरी नहर के कैचमेंट एरिया की 603 बीघा भूमि पर अतिक्रमण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्रीमती किरण महेश्वरी एवं 15 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य के बिजली में कार्यरत जिलों में कार्यरत एडीजे कोर्ट को मैट्रिमोनियल केसेस सुनवाई का अधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय से परामर्श कर प्रदान करवाने के संबंध में श्री ओम बिरला सदस्य की ओर से राज्य में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद का लक्ष्य उत्पादन की तुलना में बहुत कम रखने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्ण निर्धारित कार्रवाई को रोक करने पर विचार किया जाए तो अनुमति देने में असमर्थ हूँ। श्रीमती सजना आगरी एवं 4 अन्य सदस्यों की ओर से स्टेट हाईवे सोजत सिटी से रूपबास दीनावास से जोधपुर का सड़क कार्य शुरू हुए 3 वर्ष होने के उपरांत भी अभी तक उक्त सड़क के जीर्ण शीर्ण होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री छोटू सिंह बाटी एवं 5 अन्य सदस्यों की ओर से जैसलमेर में RSMM व गैस आधारित पावर प्लांटों द्वारा क्षेत्रीय रॉयल्टी ग्राम विकास हेतु खर्च नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री ज्ञानदेव आहूजा एवं 3 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य की सड़कों के टोल नाकों पर लंबी लंबी लाइनों व झगड़े फसाद से बचने के लिए हरियाणा एवं छत्तीसगढ़ राज्यों की तर्ज पर निजी चौपहिया वाहनों को टोल देने से मुक्त करने के संबंध में श्री अनिल जैन सदस्य की ओर से खानपुर कस्बे में निर्मित बस स्टैंड का उपयोग रोडवेज द्वारा नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई रोककर इन पर विचार किया जाए तो अनुमति देने में असमर्थ हूँ। फिर भी माननीय सदस्य श्रीमती संजना आगरी, श्री छोटू सिंह बाटी, श्री ज्ञानदेव आहूजा एवं श्री अनिल जैन को अपने अपने प्रस्ताव की विशेष स्थिति पर 2-2 मिनट बोलने की अनुमति होगी। प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं श्री हरि सिंह रावत, श्रीमती कमसा मेघवाल, ग्यारसाराम कोहली, बहादुर सिंह, शंकर सिंह रावत, श्री रामएत सिंह यादव, कर्नल सोनाराम चौधरी, श्री बाबूलाल बैरवा, रविंद्र सिंह बोरा, शंकरलाल आहारी, सुश्री सिद्धि कुमारी, श्री केसाराम चौधरी माननीय सदस्यों द्वारा दी गई सूचना को आज पढ़ा हुआ माना जा रहा है। श्रीमती सजना आगरी। वापसी कानून के बारे में उसका कहीं चर्चा विषय आज अध्यक्ष महोदय नहीं है, आज नहीं। मैं नियम महत्वपूर्ण प्रश्न है, वन के अंतर्गत कानून आ ही नहीं रहा है, विधानसभा केंद्र भी लटकाए बैठी है। जवाब नहीं आया अभी आप, अगर आपने दिया तो भी जवाब आने दीजिए। सभापति महोदय, मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहती हूँ कि मेरे विधानसभा क्षेत्र सोजत में स्टेट हाईवे जो सोजत सिटी दीनावास से होते हुए राजोला से जोधपुर तक जो स्वीकृत हुआ है वो बजट 2010-11 में स्वीकृत हुआ है। उस कार्य को शुरू किए 3 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। 3 वर्ष पूर्ण होने के बावजूद भी PWD विभाग द्वारा उस स्टेट हाईवे का जो कार्य है वो जगह जगह पर खड्डे खोद कर रख दिए हैं और जगह जगह गट्टी बिछा कर रख दिए हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उक्त स्टेट हाईवे का जो कार्य है वो 3 वर्ष के अंदर उस पश्चिमी क्षेत्र के लगभग 25 से 30 गांव ऐसे हैं जो उस सड़क से होते हुए गुजरते हैं और पिछले 3 वर्षों के अंदर बार मैंने PWD एक्शन साहब को, ये सरकार को भी मैंने अवगत कराया कि ये कार्य 3 वर्ष पूर्ण हो चुका है, अभी तक ये कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। और हाल ही में
उस सड़क मार्ग पर जो सोजत सिटी से होते हुए रूपावा से दीनाबाद जो जाता है, उस पर पिछले 3 वर्षों के अंदर लगभग 100 से 150 एक्सीडेंट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उस सड़क के हालात जीर्ण शीर्ण अवस्था के अंदर है। मैं उपाध्यक्ष महोदय जी आपके माध्यम से माननीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब से अवगत कराना चाहूंगी कि उक्त कार्य 3 वर्ष पूर्ण होने के बावजूद भी आज तक पूर्ण नहीं हुआ, तो इससे संबंधित पीडब्ल्यूडी विभाग के जो भी अधिकारी हैं, चाहे इससे संबंधित ठेकेदार हैं, सरकार को इससे संबंधित अधिकारी और उससे संबंधित ठेकेदारों को पाबंद करना चाहिए ताकि समय रहते उक्त कार्य अति शीघ्र पूर्ण हो जाए। इससे साथ ही मैं आपको अवगत कराना चाहूंगी कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर पीडब्ल्यूडी और एनएचआई विभाग द्वारा जितने भी नदी और नाले आते हैं, उन सड़कों के बीच में उन्होंने नाले नहीं, उसके अंडर पाइप नहीं लगाकर वहां पर रपटे बनाई गई है। जो सहवाज जाने वाली जो रपट है, उसका रास्ता माननीय सभा उपाध्यक्ष महोदय, उस पर इस वर्ष वर्षा ऋतु के अंदर पूरा आवागमन 1.5 से 2 महीने बाधित रहा। उसके साथ ही रायपुर विधानसभा क्षेत्र और सब जगह जो रपटे बनाई गई है, उस पर सहवाज रास्ते के ऊपर कम से कम 50 एक्सीडेंट हुए। 1.5 महीने तक आवागमन बाधित रहा। बार बार एसडीओ को अवगत कराए थे, संबंधित अधिकारियों को, पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। उसके बावजूद भी वहां पर काई जम जाने के कारण उस रपटों के ऊपर अधिकारियों द्वारा वो पत्थर डलवाए जाते हैं, जिससे वो आवागमन बाधित न रहकर कम लोग। श्री छोटू सिंह पाटिल। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, मेरा निवेदन है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में जितनी भी ये नदी नाले आते हैं और जो रपटे बनाई गई हैं, उनके अंडर पाइप लगाकर आप लोग व्यवस्था कराएं ताकि वर्षा ऋतु में ये आवागमन बाधित नहीं रहे। इसके साथ ही मैं आपको निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरे विधानसभा क्षेत्र सोजत में रायपुर तहसील के अंदर जो रायपुर और रायपुर बस स्टैंड नेशनल हाईवे 14 के बीच में लूणी नदी स्थित है, उस लूणी नदी का जो पुलिया है वो इस बार वर्षा ऋतु के अंदर सदस्य आपने केवल गिट्टी के लिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, ये 1 मिनट प्लीज। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, जो लूणी नदी आती है उसका जो पुलिया है वो 2 जगह से टूटकर पानी में बहकर चला गया। एक गैस आधारित पावर प्लांट द्वारा क्षेत्रीय रॉयल्टी राशि का जैसलमेर से बाहर भिजवाया जा रहा है, उसी प्रक्रिया के अनार आसपास के वातावरण भी प्रभावित हो रहा है। साथ ही उक्त गांवों के दिनचर्या पर, उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। मान्यवर, इस हेतु सरकार द्वारा बचत राशि का 2% प्रभावित ग्रामों के विकास के लिए विभाग से वसूला किया जा रहा। उसी तरह गैस आधारित बिजली घर में भी उक्त राशि का ग्राम विकास के लिए रखी जाती है, परंतु वर्तमान में उक्त राशि का कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है। मान्यवर, विकास के लिए ग्राम पंचायत अथवा अन्य माध्यमों को भी दी जा रही है, जिसके कारण स्थानीय लोगों का हक प्रभावित होता जा रहा है। मान्यवर, सदन के माध्यम से ग्राम पंचायतों में उक्त राशि सुनियोजित प्लान बनाकर ग्राम पंचायतों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, विधायक, प्रधान, पंचायत समिति सदस्यों एवं जिला परिषद सदस्यों की सहमति लेकर खर्च किया जाए, परंतु उक्त राशि हमारे विभाग के द्वारा वो खर्च नहीं की जा रही है। पंचायतों के भी प्रस्ताव पूर्व में आए, फिर भी हमारे अधिकारियों द्वारा जैसलमेर जिले में जो 2% राशि बचत के द्वारा खर्च की जा रही होनी चाहिए, वो नहीं हुई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन करना चाहता हूं, पूर्व में जो प्रस्ताव आए ग्राम पंचायत रामगढ़ के, ग्राम पंचायत राघवा के, उसके अंदर यही निवेदन किया गया है, यही प्रस्ताव लिया गया है कि जैसलमेर से तनौट के लिए माह फरवरी और माह सितंबर में हमेशा मेला लगता है, उसमें कई दर्शनार्थी पैदल जाते हैं। उक्त राशि जो 2% सन 2011 और 12 के अंदर स्वीकृत की गई थी, वो पैसा आज तक खर्च नहीं हुआ। हमारा निवेदन है आपके माध्यम से
सदन को कहना चाहते हैं कि वो 2% जो राशि है वो पैसा रामगढ़ ग्राम पंचायत में इस प्रकार की एक विश्रामालय बनाया जाए ताकि जो दर्शनार्थी लोग जाते हैं उनका विश्राम भी हो सके और वहां ठहर भी सके। मान्यवर, इसके अलावा भी हमारे जैसलमेर में खनिज के जो बचत राशि के 2% पैसा खर्च आता है, वो पैसा ग्राम पंचायत लखा में भी आता है, ग्राम पंचायत रणदा में भी आता है, ग्राम पंचायत अमरसागर में भी आता है, लेकिन 2% राशि हमारे जैसलमेर जिले के डीएलओ द्वारा समय पर खर्च नहीं होती है। उसके कारण उन गांव वासियों को उसका लाभ नहीं मिलता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो रॉयल्टी का बचत राशि में से 2% राशि कटती है, वो कृपया आपके माध्यम से सदन को ये निवेदन करना चाहता हूं पुनः कि वो पैसा खर्च ग्राम पंचायत को किया जाए ताकि वहां के स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिल सके। काल में कोई भी मंत्री यहाँ सदन में नहीं बैठ रहा, इतने गंभीर मामले आ रहे हैं हमारे अधिकारियों की लापरवाही से उपाध्यक्ष तो प्रभावित काम हो रहे थे, उनको लाभ नहीं मिला और वो पैसा जिलों में गया, दूसरी ग्राम पंचायतों में गया। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं महोदय, झालावाड़ जिले के खानपुर विधानसभा में खानपुर कस्बे में 2001 में रोडवेज बस स्टैंड का निर्माण हुआ। सुनिश्चित रोजगार मद और सांसद कोष की द्वारा इस बस स्टैंड का निर्माण 2001 में किया गया, लेकिन आज भी खानपुर की जनता उस बस स्टैंड पर बसों के ठहराव का इंतजार कर रही है। लेकिन इन पिछले 13 वर्षों में आज तक भी किसी के प्रशासन के सरकार के कोई जू नहीं रहेंगी और आज तक भी वो बस स्टैंड कस्बे के बीच में संचालित है, जिससे वहाँ के आमजन को, व्यापारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिन भर में कम से कम 20 बार वहाँ जाम लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा है। प्रशासन को बार बार अवगत कराने के बाद भी वो मीटिंगें लेते हैं, चीफ मैनेजर झालावाड़, चीफ मैनेजर बारांकी, लेकिन उसके पश्चात भी आज दिनांक तक भी वहाँ पर रोडवेज बस स्टैंड कस्बे के बीचों बीच संचालित है और सवारियों को परेशानी आती है। मेगा हाईवे पर ही बसें रुकती हैं और वहाँ पर उतार के और बसें बाहर के बाहर ही चली जाती हैं। मंत्री जी तो इंटेलिजेंट हैं, मंत्री जी तो पढ़े लिखे हैं साहब, चीफ मैनेजर छठी पास है तो क्या हुआ। और मंत्री जी तो बहुत गंभीर हैं, इसलिए मंत्री जी तो कुछ इसमें करेंगे। वर्तमान में कस्बे के बीच बस स्टैंड जो संचालित है, वहाँ आए दिन एक्सीडेंट का अंदेशा बना रहता है और कई एक्सीडेंट वहाँ हो जाते हैं कस्बे में। और साथ ही साथ मेगा हाईवे पर जब बसें रुकती है और फिर प्रशासन से बात की जाती है तो एसडीएम साहब बात करते हैं 2 दिन बसें रुकती है, वापस में बाईपास से ही बसें गुजरने लगती है, जिससे 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर लोगों को वहाँ पे पैदल चल करके अपने कस्बे में अपने घरों तक पहुँचना पड़ता है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और सरकार के खजाने का पैसा उसमें खर्च हुआ है और 2001 से निर्मित है और पूरा कस्बे के लोग चाहते हैं कि वो बस स्टैंड वहाँ पर जहाँ निश्चित स्थान पे बनाया गया है वहाँ चालू किया जावे और आम जन को राहत प्रदान की जावे। और छठी फेल वाला चीफ मिनिस्टर, ये 2 दिन से सदन में जिस तरह से 2 दिन से नहीं है, 2 दिन से नहीं है, कई सालों से है। पर अभी फिर वर्तमान में तो 2 दिन से तो नहीं, कई सालों से। तो फिर हल क्यों नहीं ढूंढा? उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से माननीय खानपुर से आने वाले सदस्य ने जो स्थगन के माध्यम से विषय उठाया, मैं उसमें सदन को अवगत कराना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये उपाध्यक्ष महोदय कि इस विषय को माननीय सदस्य पूर्व में भी उठा चुके हैं, प्रश्न के माध्यम से भी उठा चुके हैं और इसका आपको विभागीय जवाब भी दिया गया। आपने फरमाया कि रोडवेज का बस स्टैंड है, ये रोडवेज का बस स्टैंड नहीं है। ये बात सही है कि इस बस स्टैंड के निर्माण किए जाने में पंचायत समिति खानपुर द्वारा खानपुर कस्बे के मध्य से 12 मार्ग पर लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर निर्मित किया गया है ये बस स्टैंड। उक्त बस स्टैंड सुनिश्चित रोजगार योजना मद से राशि 70,000 एवं सांसद कोष से 1,73,000 कुल 2,43,000 से वर्ष 2001 में जैसा आपने फरमाया बना है और 40,000 वर्ग फीट भूमि पर बना है। उक्त
बस स्टैंड जैसा कि मैंने निवेदन किया रोडवेज के स्वामित्व का नहीं है तथा मुख्य बाजार से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर यात्रियों को आने जाने में असुविधा होने एवं उक्त स्टैंड व मुख्य बाजार के मध्य यातायात के अवरुद्ध रहने के कारण रोडवेज का संचालन संभव नहीं है। इसके साथ साथ वर्तमान समय में रोडवेज की बसें ये भी बाईपास होकर के इनका संचालन किया जा रहा है। के माध्यम से कहना चाहूँगा, वर्तमान में जो स्थिति है वो इतनी दूर नहीं है और कस्बा वहाँ तक डेवलप हो चुका है, और जो वर्तमान में बस स्टैंड चल रहा है वो मध्य बाजार में है, जहाँ बसें जाना आना संभव नहीं है। आज की तारीख में जो भी आपको जानकारी दी गई है वो गलत है। 1.5 से 2 किलोमीटर दूर नहीं है। आज भी विद्युत विभाग और मंडी के बगल में ये निर्मित हुआ है नया बस स्टैंड। गुजारिश है कि उसे चालू करवा दें, वहाँ के लोगों के हित में यही होगा। माननीय सदस्य, आज 4 पर्चियां निकाली गई थी और सदन का नियम है कि जो भी यहाँ है सब्जेक्ट एक दफ़ा डिस्कस हो जाता है तो दोबारा नहीं होना चाहिए। ये अब जो भी है, मैं तो आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, मेरी बात तो आप सुनिए। ये माननीय श्रीमती किरण महेश्वरी जी, वासुदेव नानी जी, इसका तो कल भी डिस्कस हो चुका, पहले भी हो गया, इसलिए मैं इन दोनों, क्योंकि एक दफ़ा डिस्कस हो चुका है, इसलिए मैं माननीय श्री ओम बिरला। माननीय उपाध्यक्ष जी, पर्ची जो है उसको आप इस तरीके से डिस्कस नहीं कर सकते। आप अध्यक्ष जी से बात कर लीजिए। नहीं, ये डिस्कस हो चुका है, इसलिए आप ड्रॉप कर दें। हम आसन से बात करेंगे, अध्यक्ष से बात नहीं करेंगे। उपाध्यक्ष जी, आप आसन पर विराजमान हैं, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। आप कौन से नियमों में रिजेक्ट कर रहे हैं? आप कौन से नियमों में रिजेक्ट कर रहे हैं? ये अधिकार हमारा है, हम आपसे पूछे कौन से नियमों में रिजेक्ट कर रहे हैं आप? ये बता दीजिए पर्ची कौन से नियम में? ऐसे ही नियम है कि एक पर्ची परंपरा है, आप अध्यक्ष व्यवस्था है। मैं चेयर में बैठ गया, अध्यक्ष से बड़ा नहीं हो गया। आप ऐसा नहीं कर सकते। माननीय उपाध्यक्ष जी, इस तरीके की व्यवस्था आप दे रहे हैं जो नियमों के अंदर नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष जी, आप पर्ची में बोलने का अधिकार माननीय सदस्यों का होता है। आप कैसे इस पर्ची को ड्रॉप कर सकते हैं? बोलने का अधिकार है माननीय उपाध्यक्ष जी, महत्वपूर्ण विषय है, सरकार की गलतियां हैं और इसीलिए सरकार इस पर प्रकाश नहीं डालना चाहती, इसलिए घबरा रही है, हमारे ऊपर दमन कर रही है, चेयरमैन हमारे अधिकारों के ऊपर दमन कर रही है। बचाने के लिए ये संभव नहीं है कि आप हमारी पर्ची को ड्रॉप करवा दें। माननीय उपाध्यक्ष जी, पर्ची पर बोलने का सभी सदस्यों को अधिकार है। लॉटरी निकलती है, उसमें 4 सदस्यों को पर्ची के माध्यम से बोलने का अधिकार होता है। आप कैसे उनके बोलने का अधिकार को हनन कर सकते हैं? माननीय उपाध्यक्ष जी, आप हमारे अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। अधिकारों का हनन आप नहीं कर सकते माननीय उपाध्यक्ष महोदय। माननीय उपाध्यक्ष जी, इम्पोर्टेंट इशू है। माननीय दिगंबर सिंह जी का पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन है। नियम पर्ची का बता दीजिए मुझे। पर है, कृपया विराजें। माननीय सदस्य कृपया विराजें। पर्ची के विषय में जो मामला उठाया गया है, पहली बात तो नियमों में व्यवस्था है कि एक विषय पर चर्चा हो जाए तो दोबारा न हो। दूसरा, किसी व्यक्ति के विषय में जो सदन का सदस्य नहीं हो, किसी प्रकार की चर्चा की अनुमति नहीं है। यदि कोई इस प्रकार की चर्चा की गई तो अंकित नहीं होगा। ये जो पर्ची का विषय है, कल जो था वो प्रश्न और प्रश्नों का जवाब था। ये जो विषय है जिसके बारे में, ये केवल एक कोलायत का ही नहीं है, ये जैसलमेर की ज़मीनों के बारे में है, जिसके बारे में कल कोई चर्चा नहीं थी, क्योंकि कल का जो क्वेश्चन था वो केवल कोलायत की जो ज़मीन थी उस ज़मीन के बारे में था। आज ये जो ज़मीन है ये फलौदी का, जैसलमेर का और बाकी सारे एरियो का है, और उसमें भी 10 अलग अलग कंपनियां हैं। उस 10 अलग अलग कंपनियों ने जिस प्रकार से इस ज़मीन को ली है, जिस ढंग से, और जिस ढंग से इस कंपनियों ने वापस दूसरे रीसेल की है, जिस मापदंडों को जो इसने पूरा करना था, सीलिंग की सब जो है मापदंडों को इसने डरा, सरकार को एक तरह से सरकार की मिली भगत से जिस ढंग से इनको लाभ पहुंचाया है, ये विषय इसमें एक जगह का नहीं है, इसमें सारे अलग अलग स्थानों का। कल केवल कोलायत तक केंद्रित था प्रश्न का जो जवाब था, और वहीं की ज़मीन जितनी हुई थी उसके बारे में विषय था। ये जो विषय है
वो सारी इस विभिन्न कंपनियों के द्वारा जिस प्रकार की जमीन ली गई वो 10,000 बीघा से भी 10,000 हेक्टेयर से भी अधिक जमीन है, उसके विषय में है। मैंने जैसा निवेदन किया, एक मिनट, मैंने जैसा निवेदन किया पर्ची पे मैं बोलना अलाउ करूंगा, ये तो मैंने कहा ही नहीं करूंगा कि आपने खड़े होकर कहा कि और जगह का विषय है। मैंने 2 बात निवेदन की है, जिस पर चर्चा कल हो गई है उसको चर्चा नहीं करनी, पहली चीज। दूसरी, किसी व्यक्ति के विषय में जो सदन का माननीय सदस्य नहीं है उसका नाम लेकर के किसी प्रकार की कोई चर्चा मैं अलाउ नहीं करूंगा। अगर करेंगे तो अंकित नहीं होगी। अरे सुनिए तो सही, अब श्रीमती किरण महेश्वरी का और श्री वासुदेव देवनानी का आप पढ़ लीजिए, स्पेसिफिक कल चर्चा वाला ही है, नामजद है। तीसरा, श्री ओम बिरला और श्री कैलाश बंसाली की पर्ची को मैं कंसीडर करूंगा, लेकिन फिर वो निवेदन कर दूं कोई ऐसी चर्चा नहीं होगी, अगर होगी तो अंकित नहीं होगी, ये मैं पहले निवेदन कर देना चाहता हूं। श्री ओम बिरला, इनका सारा विषय जैसलमेर से उन्होंने डाली का आपने डाली है, वो कंपनी नहीं है, पर्ची उन्होंने डाली का आपने डाली है, इनका सारा मामला स्पष्टीकरण आप ही दोगे। व्यक्ति विशेष के नाम से दिया है, दोनों व्यक्ति विशेष के नाम से दिए गए हैं, चर्चा कल हो चुकी है, मैं अलाउ नहीं करूंगा। निवेदन करना चाहता हूं, पुनः निवेदन करना चाहता हूं, दोनों पर्चियां नाम से व्यक्ति विशेष के नाम से दी गई है, इसलिए मैं अलाउ नहीं करूंगा। केवल जो विषय ओम बिरला और कैलाश बंसाली रखा है उनको मैं अलाउ करूंगा, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष का नाम आया तो कतई ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, एक्सपंज कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं एक बात। जैसा अभी आपने माननीय ओम बिरला जी का नाम पुकारा, राजस्व की डिमांड्स के टाइम पर ओम बिरला जी ने सोलर एनर्जी के बाबत ऑलरेडी चर्चा करवा चुके, ये दोबारा चर्चा नहीं हो सकती 259 के तहत। एक बार अगर किसी विषय पर चर्चा हो गई तो दोबारा से ये हाउस कभी चर्चा नहीं करता, ये परंपरा रही है। नाम दिया है माननीय सदस्य श्री ओम बिरला, विराजा, मेरा नाम पुकारा ना आपने। ऐसा है, 1 मिनट के लिए कृपया विराजे, आसन पांव पर हैं, कृपया विराजे, आसन पांव पर हैं। मैंने श्री ओम बिरला का नाम पुकारा है, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर की ओर से एक ऑब्जेक्शन आया है कि पहले विषय पर चर्चा हो चुकी है, आप वाले इशू की, वो मैंने असेंबली सेक्रेटरीट से चेक करवाया है। रिकॉर्ड के अंदर इन्होंने जब प्रस्तुत किया है तो वो मैं चेक करवा रहा हूं, तब तक श्री कैलाश बंसाली अपनी बात कहें। जैसलमेर तथा बीकानेर क्षेत्र में 20,000 एकड़ भूमि औने पौने दाम में राज्य सरकार ने कुछ कंपनियों को दी है। मैं उन कंपनियों के नाम भी इंगित करना चाहूँगा। उन सब कंपनियों को जिस तरह से मना किया, कानून में बदलकर, नियमों में बदलकर, अधिसूचनाओं के में बदलकर जिस तरह से भूमि प्रदान की गई है, वह बहुत ही ऐसा मामला है जिसको सदन में लाना आवश्यक है। और सरकार की जो भी नियत यही हो, परंतु यह नियत साफ दिखती है, इसमें बड़ा भयंकर घोटाला हुआ है और घोटाला और सदन में आना चाहिए। सदन में सब बातें मिनिस्टर साहब को रखनी चाहिए। किन बातों को लेकर क्यों उनको ये बेवजह फायदा दिया गया है। मतलब 30,000 एकड़ भूमि आज जैसलमेर और बीकानेर में 1-1 इंच भूमि की कीमत बढ़ गई है। 1 एकड़ की कीमत 50 करोड़ रुपए हो गई है। और यह भी नहीं, और सब जगह भूमि उपलब्ध नहीं है। इंडस्ट्रियल लोग लगाना चाहते हैं। जब बाड़मेर में रिफाइनरी की घोषणा हुई, उसके साथ ही भूमि के भाव और अधिक बढ़ गए हैं, क्योंकि बहुत सारे 5,000 कारखाने लगेंगे, बाई प्रोडक्ट्स के कारखाने लगेंगे। उन सब के लिए आपकी पार्टी साथ नहीं है। और जिस तरह से किसी व्यक्ति विशेष को फायदा देने के लिए यह बात को काम में लिए आकर्षित करेंगे। अनुपस्थित
श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल ध्यान आकर्षित करेंगी। श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल ध्यान हाउस को ऑर्डर में लाइए। अध्यक्ष जी हाउस ऑर्डर में लाइए। बिल्कुल साहब, मैं उपस्थित हूँ मेरी सीट पे, हाउस को ऑर्डर में लाइए तो मैं मेरी बात को रख पाऊँ। अन्य अध्यक्ष जी, मैं आधार कार्ड में हुई अध्यक्ष महोदय, आज इतनी महत्वपूर्ण डिमांड है, आज सीधा जनता से जुड़ी हुई डिमांड है, लोकल बॉडीज की है। मैं सोचता हूं कि इस पर चर्चा हो और पंचायत राज पर भी और नगर पालिका पर भी जिस प्रकार की समस्याएं हैं उस पर चर्चा हो। लेकिन जो विषय हमने पर्ची के माध्यम से रखने का प्रयास किया, हमने तो आसन से नियमों के तहत आकर के अपनी बात रखने का प्रयास किया ताकि राजस्थान की जनता के सामने ये जाए कि इस प्रकार की जमीनों का हेराफेरी कैसे हुआ। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आसन की तरफ से हमारे जो अधिकार हमें दिए हुए हैं, हमने आपसे प्रार्थना की और उसके बाद भी हमारे अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है। मैं और मेरा दल इस बात को लेकर के वॉकआउट करता हूं। आधार कार्ड बनाने में जनता को हो रही परेशानियों के संबंध में प्राप्त ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। आपका तो दल ने बाइकआउट किया, नहीं किया वॉकआउट। मैं बाहर जाके वापस आई हूँ, आपको जानकारी हो। नहीं कर रही है वॉकआउट, नहीं कर रही है वॉकआउट, नहीं कर रही है। ओके, मैं वॉकआउट नहीं कर रही हूँ, आप कह दो आप पार्टी के साथ। माननीय अध्यक्ष सदस्य, ये मुझे आप बताएंगे कि मुझे क्या बोलना है? आप बोले, हम नहीं जानते सदन की परंपरा क्या है। आप इस तरह मुझे रोकेंगे नहीं आप। अन्य सदस्य ध्यान आकर्षित कर रही है, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। पहले मंत्री जी, बाहर जाके मंत्री जी मना कर देना है। किन्होंने? सबने बोल दिया, बोलो आप। मंत्री जी जवाब दीजिए। अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत हो तो एक विवादग्रस्त पर्ची जो आपने अलाउ करी थी, केवल ध्यान आकर्षित से संबंधित, मेरी अर्ज सुन लें आप, उसके बाद में आप रिजेक्ट कर दें, कोई दिक्कत नहीं, मैं ध्यान आकर्षण पर बोल लूंगा। लेकिन मेरा निवेदन तो सुने। मेरा निवेदन यह है कि जो कैलाश चंद बंसाली के द्वारा जो पर्ची यहाँ पर लगाई गई, जिस पर आपने बोलने की उनको इजाजत दी, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। मैं उसका जवाब इसलिए देना चाहता हूं ताकि सदन की पूरी जानकारी में यह बात आ जाए कि जैसलमेर में किसने जमीनें खरीदी, किसने बीकानेर में खरीदी, किसने जो है जालौर में खरीदी, किसने वो प्रोहिबिटेड एरिया जो बाड़मेर का था उसमें खरीदी, ये किसने खरीदी? ये द्वारा खरीदी गई पीएसएलए का एजेंट था और भारतीय जनता पार्टी का मेंबर था और आज भी मेंबर है। उसके द्वारा ये 1.5 लाख बीघा जमीनें जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जानकारी में, और सरकार देखती रही टुकर टुकर, और वो जमीनें खरीदता रहा प्रतिबंधित एरिया में, जबकि के द्वारा 1 इंच जमीन भी किसी भी प्रतिबंधित एरिया में नहीं खोली गई। अगर खोली गई तो वो रख दें, हम माफी मांगने को तैयार है इस बात के लिए। आगे ध्यान आकर्षित कर दिया आपका। ध्यान आकर्षण में क्या धरा है साहब? वो सारी बात का जवाब तो दे ही दिया इनकी का, मैंने वो अलग बात है, लिखित में दिया है जवाब। अब आप बोलो और क्या चाहती हो? हाँ कर दिया। इस सवाल क्या सवाल लेना? माननीय अध्यक्ष जी, मुझे प्रश्न नंबर बिंदु संख्या 1 पर जो उत्तर दिया गया कि कुछ बैंक, पोस्ट ऑफिस, NSDL आदि गैर राज्य पंजीयक के रूप में आधार। श्री कालीचरण जी सराफ, आप इतने सीनियर सदस्य हो, चले आ रहे हो, आपको पता है माननीय सदस्य बोल रही है, आप बीच में से आ रहे हो। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय बोलने उनको समय, अध्यक्ष महोदय बोल रही है, अध्यक्ष महोदय मैं बोल रही है। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि अधिसूचनाएं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार ऊर्जा विभाग की 04 अधिसूचना स्थापन श्रीमती कृष्णेंद्र कौर, श्रीमती कृष्णेंद्र कौर, श्रीमती कृष्णेंद्र कौर, श्री अर्जुन लाल, श्री अर्जुन लाल, श्री प्रदीप कुमार सिंह, अनुमति से मांडलगढ़ स्थित राजकीय शिवचरण माथुर महाविद्यालय को स्नातकोत्तर महाविद्यालय में क्रमोन्नत करने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं। श्रीमती धन्यवाद। श्रीमती अनीता बदेल, श्रीमती अनीता बदेल, श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल, श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल,
समिति के प्रतिवेदनों पर उपस्थापन श्री भंवरलाल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रश्न एवं संदर्भ समिति 2012-2013 के 10वें एवं 11वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। आय व्यय अनुमान वर्ष 2013-14 द्वितीय अवस्था अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान। शांति कुमार धारीवाल। ये डिमांड्स अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 29 नगर आयोजन व एवं प्रादेशिक विकास के संबंध में 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 37 अरब 48 करोड़ 46 लाख 74 हजार तक की राशि प्रदान की जावे। श्री महेंद्रजीत मालवीय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 28 में ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के संबंध में 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किया जाने वाला व्यय निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 32 अरब 32 करोड़ 81 लाख 11 हजार तक की राशि प्रदान की जावे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 50 ग्रामीण रोजगार के संबंध में 31 मार्च 14 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने व्यय के निमित्त राज्य महोदय को रुपया 3 अरब 13 करोड़ 69 लाख 70 हजार तक की राशि प्रदान की जावे। मांग संख्या 29 नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे। आसन द्वारा मांगे मतदान हेतु प्रस्तुत। प्रश्न यह है कि मांग संख्या 29 नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के संबंध में 31 मार्च 14 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने व्यय निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 37 अरब 48 करोड़ 46 लाख 74 हजार की राशि प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें। हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 28। प्रश्न यह है कि मांग संख्या 28 ग्रामीण विकास विषय के संबंध समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय में 3 अरब 32 करोड़ 81 लाख 11 हजार तक की राशि प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें वो ना कहें। मांग स्वीकार की गई। प्रश्न यह है कि मांग संख्या 50 ग्रामीण रोजगार के संबंध में 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय निमित्त राज्यपाल महोदय को 3 अरब माननीय अध्यक्ष महोदय, 69,75,00,000 राजस्थान की जनता के अंदर जिस तरह पक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। सदन की बैठक गुरुवार दिनांक 21 मार्च 2013 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई।